तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले हमने 10.1 का अभ्यास का हमने हल देखा। अभी हम 10.2 का हल देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास न करते हुए हम आगे प्रश्नों पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। देखो, याद रखना, अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण, कभी भी जो ये चिन्ह परिपाटी होता है, ये मान लो ये दर्पण है। ये क्या है दोस्तों? ये है दर्पण। मान लो ये है दर्पण, ये रहा। तो दर्पण के बिल्कुल सामने जिधर वस्तु रखते हैं, इधर के सभी चीज माइनस और इधर के सभी चीज प्लस। ऊपर की ओर सभी चीज प्लस और नीचे की ओर सभी चीज माइनस। ओके, यही होता है। अब देखो, मान लो कि आपके सामने दिया हुआ है चिन्ह। अब देखो, ये देखो दोस्तों, ये वाला जो है ये कौन सा दर्पण है? ये है आपका, ये वाला है आपका कौन सा दर्पण? ये है आपका अवतल दर्पण। क्लियर है? अब देखो, अवतल दर्पण का दोस्तों वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा। और इधर वस्तु भी रखेंगे ना, शाइनिंग सरफेस, चमकीला सतह इधर है। अच्छा, अब देखो वस्तु इधर, तो ये दोस्तों ये वक्रता केंद्र है। तो ये वाला दोस्तों वक्रता त्रिज्या और ये वाला फोकस और ये वाला छोटका एफ यानी फोकस दूरी। क्लियर है? ये हो गया। अच्छा, अब देखो, अब मान लो यही वाला दर्पण मैं बिल्कुल ऐसे बनाऊं। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये इसका केंद्र किधर आएगा? इधर आएगा। तो फोकस किधर आएगा? इधर आएगा फोकस। और ये हो गया वक्रता केंद्र और ये बड़ा वाला वक्रता त्रिज्या और ये छोटा वाला फोकस दूरी। अब देखो, वस्तु को हम इधर रखेंगे क्योंकि चमकीला सतह इस तरफ है। ठीक है? अब देखो, फोकस किस तरफ है? इधर। इधर का जितना होगा वो नेगेटिव और इधर का जितना चीज होगा वो पॉजिटिव। तो दोस्तों याद रखना, फोकस दूरी नेगेटिव किसका हो रहा है? इसी का तो हो रहा है। और ऑप्शन में आपके सामने है कौन सा? अवतल दर्पण। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला देखो, बी। दूसरा देखो, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की वस्तु को क्या, कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब देखो, यहाँ आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए। अभी हमको अवतल दर्पण में देखना है ना। देखो क्या है, ये देखो, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए आप सभी ध्यान से देखना, कभी भी ये हो गया वक्रता केंद्र और दोस्तों इधर मान लो अनंत है, अनंत पे वस्तु को हम रखेंगे। ठीक है? तो दोस्तों समांतर रेखा आएगी और जिस जगह से कट जाएगी इसी को हम कह देते हैं फोकस। और फोकस पे बनेगा प्रतिबिंब, बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, इसी से बन जाएगा। ठीक है? वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र के बिल्कुल पीछे रखते हैं तो दोस्तों ये जाता है, ये फोकस से जाएगा और ये समांतर जाएगा और इस जगह पे काट के इस जगह पे दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अच्छा, अब ऐसे ही दोस्तों वक्रता केंद्र पे रख देंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर और बराबर साइज का बनेगा, न बड़ा न छोटा, लेकिन यह भी वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखना, देखना। फिर ये आगे ला दो तो दोस्तों ये वाला जो प्रतिबिंब है ये और पीछे आ जाएगा और इस बार वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या है? वस्तु से बड़ा बनेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, फोकस पे लाओगे तो प्रतिबिंब एकदम अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। ठीक है? और वो भी उल्टा और वास्तविक। लेकिन दोस्तों ये फोकस और ये ध्रुव है, पोल है, इसके बीच में वस्तु यदि रख दो तो आ जाओ, ये केस मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, खुद से देखो। ये क्या है? ये है दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये क्या है? आपका आईना है, दर्पण। ये देखो, अब ये दोस्तों ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये दोस्तों हमारा पोल है। फोकस और पोल के बीच में ये रही वस्तु, ये हमने दोस्तों पैरेलल भेजा। अब ये लौट करके कहाँ से आ गई? ये हो गया फोकस। ठीक है? अब देखो, ये हम भेज रहे हैं
जो आपतित वक्रता केंद्र से जाती है उसी में लौट के आती है, और यह दोस्तों इसी तरीके से लौट के आगे बढ़ जाएगी। देखो इधर नीचे फैलती हुई आ रही है ये रेखा, आगे कटेगी नहीं, लेकिन देखो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे ना तो ये पीछे कट जरूर जाएगी। देखो ये हमने बढ़ा दिया, कट गई ये रेखा। अच्छा ये रेखा जो है देखो, यानी ये प्रतिबिंब बन गया हमारा। ये क्या बन गया दोस्तों? ये प्रतिबिंब बन गया। देखो वस्तु से बड़ा बना, देख लो ध्यान से देख लो, वस्तु से बड़ा बना है और प्रतिबिंब पीछे बना दर्पण के। ऐसी प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक। और जो काल्पनिक है वो हमेशा सीधा भी है, अरे है कि नहीं? और ये वस्तु से बड़ा भी है। ये बताओ कौन सी परिस्थिति में? जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में है तब। तो देखो यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तभी ये हो सकता है। अगला, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। क्या है? किसी गोलीय दर्पण की दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? बताइए, फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या बताना है दोस्तों? देखो ध्यान से देखो, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपका प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? बताओ। फोकस दूरी हमेशा किसका प्लस में होगा? अरे प्लस में किसका होगा? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, अवतल हमेशा माइनस होगा। लेकिन दोस्तों उत्तल जो वैसा ही अवतल हमेशा माइनस, लेकिन उत्तल जो है वो हमेशा ही प्लस होगा। यानी यहाँ पे दे रहा फोकस दूरी +20, मतलब ये क्या है? ये उत्तल है। ठीक है, उत्तल होगा। ए और बी दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि अवतल का हमेशा ही ऋणात्मक होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से दर्पण सूत्र कौन सा है? देखो दोस्तों दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f है। ये क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा। यही दर्पण सूत्र है, याद रखना। वही लेंस वाला 1/v - 1/u = 1/f होता है। क्लियर है? अगला देखो, ऑप्शन में है कहीं? ये रहा ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। पांचवा देखो, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखो दोस्तों याद रखना, समतल दर्पण तो हमेशा ही आभासी बनाता है। देखो देखो, ये देखो, ये है दोस्तों समतल दर्पण। ठीक है, आप सभी जानते हैं, ये यदि वस्तु है तो ये गया सामने, और बिल्कुल दोस्तों ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण के पीछे ही बनता है। तो जो पीछे बनता है वो काल्पनिक है। ठीक है, और जो सामने बनता है वास्तविक है। तो उम्मीद करता हूं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो देखो, ये जो सामने बिल्कुल जाएगा यहां से रेखा, वो इसी पे लौट के आ जाएगा, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं ना। और यहाँ जो हमने भेजा ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दोस्तों लौट के भी चला जाएगा, तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये इसी जगह कट रहा है, तो अभी हमारा प्रतिबिंब जो है ये इस तरीके से हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो यह भी दोस्तों यह काल्पनिक रेखा है। ये क्या? काल्पनिक रेखा, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो काल्पनिक है वो हमेशा कैसा बनाएगा? हमेशा सीधा भी बनाएगा। तो देखो यहाँ पे जो काल्पनिक है वो हमेशा सीधा भी है, ये याद रखना। देखो ये थोड़ा सा कट गया है, नीचे है। ठीक है, तो अब दिख रहा होगा आपको। तो अब देखो, तो ये कहने का मतलब ये है क्या दोस्तों, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल के द्वारा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अवतल के द्वारा, अवतल का एक केस याद करो, अभी मैंने जो बताया था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो ये दर्पण के पीछे बनने लगता है वस्तु से बड़ा। अरे बताया था, यानी अवतल दर्पण भी बना सकता है आभासी। और उत्तल दर्पण तो हमेशा ही बनाता है। उत्तल दर्पण तो हमेशा ही आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। यह भी बना सकता है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी कि दोनों बनाते हैं, तीनों। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है
समतल दर्पण की दोस्तों फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है, ये ध्यान रखना। अवतल दर्पण के सामने। अच्छा, इसका फोकस दूरी आइए निकाल के देखते हैं। निकाल के दिखा सकते हैं क्या? अनंत। आ जाओ देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इस बात से तो सहमत होंगे आप सभी। क्लियर है? अब देखो, 1/f मैंने लिख दिया, तो 1/v जितना रहेगा, भी मान लो यदि हमने 2 ले लिया, मान 2 ले लिया, तो u भी 2 रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी दूरी पे वस्तु उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब। और दोनों याद रखना, जिसमें से u जो वस्तु रखे हो ना वो माइनस में होगा। तो दोस्तों ये वाला है, ये इसको एक माइनस में ले लो। क्लियर है? एक तो माइनस में रहेगा ना, क्योंकि वस्तु का दूरी जो होता है वो माइनस में रहेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, इसलिए वो प्लस में रहेगा। अब देखो 1/f का मान आपको जो दिख रहा है यहाँ, एक मिनट एक मिनट, ठीक है, वो देखना पड़ रहा है बार बार कि बराबर दिख रहा है कि नहीं। 1/f जो है इसका बराबर देखो मान, तो 1/2 ये जो देख रहे हो ना आप, और ये -1/2, ये कट के कितना हो गया? 0/1 लिख सकते हैं। और f को हम 1/0 लिख सकते हैं। और यह मान हो गया आपके अनंत के बराबर। ये क्या हो गया? ये आपके अनंत के बराबर हो गया। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो देखो यहाँ पे उत्तर क्या हो गया आपका, देख लो आपके सामने है उत्तर। उत्तर हो गया आपका अनंत। क्लियर है? ए हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखो, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण में सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने? अब देखो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं हम, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये अवतल दर्पण है। अभी मैं थोड़ी देर पहले समझाया था, अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र और ये दोस्तों फोकस। ठीक है, आप कभी भी अवतल दर्पण में वस्तु को यहां रखोगे तो ये जाता है सामने से और ये टकरा के एक बिंदु से चला जाता है, इसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक जाएगा हमारा फोकस से और दोस्तों वो आ जाता है समांतर। ठीक है, और ये प्रतिबिंब बन जाता है यहाँ। ये टेढ़ा दिख रहा है आपको थोड़ा सा, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ठीक है, अब देखो इस परिस्थिति में वक्रता केंद्र पर जब वस्तु होती है ना, जब वस्तु आप देखो कहाँ पे, सी पर होगी, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर। और दोस्तों ये देखो, ये कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक है और उल्टा है, ये याद रखना। ओ हो गया आपका। तो इसमें आपको क्या रखना है, ताकि उल्टा रहे, प्रतिबिंब उल्टा था, और वास्तविक रहे, बिल्कुल था, और बराबर आकार का है। देखो जरा, देखो दोस्तों, दोनों ही बराबर होंगे, दोनों ही बराबर होंगे, यानी दोनों के दोनों बराबर है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। ओके, तो यानी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दोनों बराबर होंगे। 8 नंबर आ जाओ, यानी कि उत्तर सी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, याद रखना, जो आप देख रहे हो ना ये उत्तल दर्पण, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा ये कहाँ बनेगा? हमेशा ये दोस्तों पीछे ही बनता है। और पीछे बनने का मतलब ये काल्पनिक होगा, और हमेशा यह सीधा भी होगा, क्योंकि काल्पनिक है तो सीधा भी है। देख लो सामने, और वस्तु से हमेशा एकदम छोटे आकार का होगा। तब देखते हैं, तो दर्पण सीधा और आवर्धित बनता है? नहीं। उल्टा बनता है? बिल्कुल भी नहीं। सीधा और हरासित बनता है, यानी छोटा बनता है, इसलिए उत्तर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला, दाहिने तरफ वाला। ठीक है, देखो देखो दर्पण का सूत्र है
दर्पण का 1 मिनट देख लो पहले। ठीक। तो ये देखो दर्पण का सूत्र दोस्तों ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ 1/, ये यानी कि दोस्तों आपका सही हो जाएगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 10 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? देखो दाढ़ी बनाने के लिए भैया दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, और आप जानते हैं जो समतल दर्पण है ये बना नहीं सकता, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब ना, ये नहीं होगा। दाढ़ी बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा ही बना देगा ना, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब बच गया सी नंबर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही एक ऐसा है जो वस्तु को सीधा और आवर्धित बना सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं बना सकता, याद रखना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे तो आवर्धित बनाएगा? तो फोकस और पोल, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। 11 नंबर, यानी उत्तर इसका सी हो जाएगा। और ये देखो कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन है? देखो दोस्तों, हम जो गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, ठीक है, साइड मिरर, तो वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? जो 1 मिनट, तो मेरे दोस्तों देखो सवाल ये है 11 नंबर कि किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में, हेडलाइट, हेडलाइट दर्पण में निम्न में से कौन है? देखो दोस्तों मैं बताऊं आपको, देखो जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट, उसमें दोस्तों हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये क्या है, हमको प्रकाश का जो पुंज होता है ना, हमको रोड के समांतर चाहिए होता है, तो हमारा जो प्रकाश है वो इस प्रकार से जाना चाहिए, तभी तो इसके बिल्कुल समांतर रहेगा, दूर तक देख पाएंगे। अब देखो ये समांतर बिल्कुल आप तब पा सकते हैं जब ये फोकस पे रखें हम लाइट को, और ये फोकस पे जाती है तो ये बिल्कुल परावर्तित, देखो ये सीधा होंगी परावर्तित, बिल्कुल सीधा जाएंगी। यानी इसमें दोस्तों कौन सा हम दर्पण का उपयोग करेंगे? हम करेंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण भैया? अरे भैया बोल तो दो, अरे शर्म आ रही क्या? 1 मिनट। तो दोस्तों ये हो गया। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, यानी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? अवतल, इसका हो जाएगा अवतल। अब देखो किसी दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण, अब देखो ये क्या है, पीछे पीछे हम देखने वाला जो हमारा होता है ना, गाड़ी में आगे जो लगा रहता है दोनों आईना, वो कैसा होता है, उसमें कौन सा दर्पण? देखो हमारे जो आगे जो लगा रहता है आईना, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु बड़ा दिखे या छोटा दिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें दिखना चाहिए कि पीछे का पूरा रोड कवर हो जाए, पूरा रोड पर पीछे में क्या हरकत हो रहा है हमको वो दिख जाए, उसके लिए सतह का चौड़ा होना जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे चौड़ा सतह दोस्तों उत्तल लेंस का हो, मतलब उत्तल दर्पण का होता है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। भले वस्तु छोटा दिखेगा लेकिन फैला हुआ दिखेगा। अगला देखो किस दर्पण का उपयोग, ये देखो ये क्या है दोस्तों, इसका सॉरी, इसका तो उत्तर ए ही होगा, लेकिन इसका उत्तर ये हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। ओके अब देखो उत्तर, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। मैं बोला देखो दोस्तों कभी भी जिधर वस्तु रखते हैं, ये देखो इधर वस्तु रखेंगे, चमकीला सतह इधर है, तो ये दोस्तों यू रहेगा, हमेशा माइनस में रहेगा। बाकी प्रतिबिंब दोस्तों जो भी बनेगा, माने दर्पण के पीछे बनेगा, इधर सब पॉजिटिव, इधर सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव और नीचे सब नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये होगा ऋणात्मक, उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखो 14, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दोस्तों फोकस दूरी धनात्मक होने के लिए क्या आपको जरूरी है? आप जानते हैं हमेशा उत्तल जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा ही धनात्मक होगी, ठीक है, अवतल की हमेशा ही ऋणात्मक होती है। यदि दोस्तों यही नहीं होगा तो सभी भी नहीं हो सकता। अब अगला देखो
15 यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखो क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब का आवर्धन ही ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आज देखो दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे, आवर्धन ही बोल रहा है आपका कि ऋणात्मक हो, निगेटिव हो। आप जानते हैं कि दर्पण का जो आवर्धन का सूत्र है वो -v/u है। ऐसा ही दोस्तों हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा, इसी को तो आवर्धन कहते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमेशा, अब देखो इसको मत लो, इसको लोगे तो फंस जाओगे, इसको लो। आप जानते हो कि हम कभी भी वस्तु को रखते हैं तो ऊपर की ओर रखते हैं, इसलिए हमेशा ये कैसा होगा, धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब बनता है जो, यदि वो वास्तविक बना है तो नीचे बनता है, उल्टा बनता है इसलिए वो नेगेटिव होता है। क्लियर है। अब देखो ये निगेटिव कब होगा, आप जानते हो कि वस्तु तो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, सीधा ही रहता है, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन ये यदि ये किसका मान कितना ये नहीं पता, लेकिन यदि ये निगेटिव होगा, अरे भाई जब ये निगेटिव होगा तबे ना पूरा एम मिलकर निगेटिव होगा, काहे कि नीचे वाला तो पॉजिटिव है, जब यही पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऊपर वाला निगेटिव होगा, तबे एम जाके निगेटिव है। यानी ये है कि एम के निगेटिव होने का कारण ये है कि प्रतिबिंब जो है वो नीचे बना है, प्रतिबिंब नीचे बना है यानी उल्टा बना है। क्योंकि देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मतलब प्रतिबिंब नीचे बना है, नीचे बनने का मतलब ये उल्टा बना है, और उल्टा बनने का मतलब है कि ये वास्तविक बना है। उत्तर देखो यहाँ पे वास्तविक तथा उल्टा होगा, यही उसका उत्तर भी हो जाएगा ए। ऐसे बनाना है किसी चीज को, ठीक है। अगला देखो 16 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। देखो दोस्तों ये आपका दांत है, ठीक है, ये आपका दांत है। दंत चिकित्सक को यहाँ पे आईना लगाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है। अब ये आईना बिल्कुल ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे, और उसको दिखता है डॉक्टर को। अब ये तभी दिख पाएगा बढ़िया से जब इसमें बड़ा दिखेगा, और वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने का एक मत, देखो समतल तो बराबर बनाएगा, ये नहीं होगा। उत्तल हमेशा छोटा बनाएगा, कोई काम का नहीं है। अवतल ही बड़ा बना सकता है, कब, जब वस्तु को हमने फोकस और ध्रुव पर रखा है तब। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला देखो 17 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत क्या क्या है। भैया इसका फोकस दूरी निकालने के लिए 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। हमको यह भी चाहिए और यह भी चाहिए, मतलब दर्पण तथा पर्दे की दूरी, यानी दर्पण पर्दा पर ही ना प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण तथा प्रतिबिंब की दूरी, और दर्पण तथा बिंब यानी वस्तु की दूरी, दोनों हमको चाहिए। यानी कि उत्तर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों चाहिए। 18 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या है, गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है गोलीय दर्पण में, ये वाला सीमा रेखा, ये देख रहे हैं, सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ये सीमा रेखा का व्यास क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम द्वारक कहते हैं, अपेरचर कहते हैं, अपेरचर, ठीक है, यानी द्वारक कहते हैं। उत्तर डी हो जाएगा। 19 नंबर देखो, निम्न में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निम्न में कौन सी है, बताइए। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का यदि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 है, तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण बोल दिया। उत्तल दर्पण कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी ये होगा या ये होगा। लेकिन दोस्तों इसका फोकस दूरी
पूछ रहा है यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो दोस्तों आप जानते हैं F बराबर में R/2 होता है। इस हिसाब से यदि 32 है त्रिज्या, तो यह कितना होगा, 16 होगा, और वो भी +16 होगा। ये याद रखें क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। अगला देखो, हजामत के लिए दोस्तों अवतल दर्पण, वस्तु कहाँ चाहिए, फोकस और पोल के बीच में, तभी वस्तु बड़ी बनेगी, काल्पनिक बनेगी और सीधी बनेगी। अगला देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक हमेशा ही कैसा होता है, काल्पनिक हमेशा ही सीधा होता है, ये याद रखना। यानी उत्तर में क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ए हो गया। अब देखो अगला प्रश्न 21 के बाद, अब देखो यहाँ 21 के बाद आ जाओ 22 पे, ठीक है। 22 नंबर देखो, गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बस टाइम दे दो। देखो, गोलीय दर्पण के फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। गोलीय दर्पण के फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या आप जानते हैं F बराबर में R/2 होता है। अरे होता है कि नहीं, वही देखो यहाँ पे, या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं R बराबर में 2F, ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ R बराबर 2F है, R बराबर 2F है, ठीक है, या F बराबर R/2 ये भी दे दे तो मतलब वो भी सही है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, 22 नंबर हमने देख लिया। अब देखो 23 नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया। देखो दोस्तों, बड़ा बनाने का प्रतिबिंब का बस जहां भी देख लेना, बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण है। कौन सा है दोस्तों, अवतल दर्पण है। याद रखना, उत्तल दर्पण हमेशा ही छोटा बनाएगा और समतल दर्पण हमेशा ही बराबर बनाएगा। इसीलिए दोस्तों ये याद रखना कि बड़ा बनाएगा मतलब ये अवतल दर्पण है। क्या है ये, अवतल। अब ये बताओ अवतल भी कब बनाएगा ऐसे, जब वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र पे नहीं, फोकस तथा ध्रुव पे। यानी कि उत्तर इसका हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 24 नंबर आ जाओ, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, यानी किसी दर्पण में दूर का वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो वह कौन सा दर्पण है बताइए। क्या वो समतल है, क्या वो अवतल है। देखो अवतल दर्पण में दोस्तों आपको पता है सिर्फ फोकस और ध्रुव के बीच में रहिएगा ना, तभी ये सीधा बनेगा, पीछे बनेगा। लेकिन बाकी जितना दूर आप जाते जाओ तो उल्टा बनना शुरू हो जाता है ये। लेकिन समतल दर्पण में आप कहीं चले जाओ ये हमेशा ही सीधा बने, यानी समतल तो होगा। और दोस्तों उत्तल में भी आप कहीं भी चले जाओ, देख रहे हो ना, ये उत्तल में आप कहीं भी चले जाओ लेकिन वस्तु भले छोटा बने लेकिन बनेगा सीधा। यानी दोस्तों टी होगा उत्तर, यानी उत्तल भी होगा। 25 नंबर देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, मैंने सबसे ऊपर बताया, देख लेना, ठीक है, हमेशा ही ऋणात्मक होगी। ओके। और उत्तल दर्पण की धनात्मक। किसी दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। देखो हम जानते हैं कि भैया जो समतल दर्पण होता है ये वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर बनाता है, तो छोटा बड़ा का तो बात ही नहीं आता है, यहाँ खत्म हो गया, ये नहीं होगा। उत्तल दर्पण हमेशा, देखो अवतल दर्पण तो हाँ अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण क्या करता है कि हमेशा छोटा बनाता है नहीं, कुछ केस में बड़ा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, और वस्तु से और ज्यादा बड़ा बनाता है पीछे, यानी सीधा भी बनाता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण भी दोस्तों बड़ा बनाता है, लेकिन यह बोल रहा हमेशा छोटा बनाता है, यानी ये छोटा भी बनाता है बड़ा भी बनाता है, लेकिन बोल रहा हमेशा छोटा, यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा ही सीधा बनाएगा, वो अलग बात है कि
छोटा बनाएगा, यानी उत्तर इसका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला देखो 27 नंबर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 होगी, क्योंकि फोकस बराबर में ए बराबर में क्या होता है? 2r। 2r ही होता है क्या? अरे भाई r/2 होता है। एफ बराबर में r/2 होता है। तो भैया फोकस दूरी 20 है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 20 दूनी के 40 नहीं हो जाएगा, यानी उत्तर इसका सी नहीं हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। आंख नाक व गला के चिकित्सक में देखो, ये सब आंख में, नाक में, गला में, ये सब में जो लाया जाने वाला जो दर्पण होगा ना, वो बड़ा दिखने के लिए किया जाता है, और बड़ा दिखाने वाला सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण है। उत्तल छोटा और ये सिर्फ बराबर दिखा सकता है। अगला देखो, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना है? उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना कि दोस्तों ऐसे तो देखा जाता है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान यही होता है, जनरली देखा जाए तो आधा आधा का ही अंतर होता है। तो उत्तर सी होगा आपका। ठीक है, अगला देखो। लेकिन एक बात देखना यहाँ पे दोस्तों, इससे ज्यादा सही ये तब हो जाएगा जब यहाँ पे रहेगा हमेशा लेस देन 1 होता है। मतलब क्या है? सॉरी, हमेशा लेस देन 1 होता है। आवर्धन हमेशा लेस देन 1, कभी भी आवर्धन होगा तो वस्तु से छोटा ही होगा, वस्तु से छोटा ही होगा, यानी कि उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा ना, वो हमेशा दोस्तों 1 से कम ही रहेगा। ये याद ना, क्योंकि वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो छोटा ही रहेगा, वो बड़ा होगा नहीं। अगला देखो, हजामत के लिए दोस्तों हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी वस्तु का बड़ा दिखना जरूरी होता है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाएगा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अभी तो बताया था, बड़ा सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही बना सकता है। कौन? अवतल। और वो भी कहा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तब, यानी उत्तर आपका अवतल हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। अगला देखो, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा और बड़ा बने, तो ये कहाँ हो जाएगा? फोकस और पोल के बीच में रखा गया। तो दोस्तों ये देखो, मुख्य फोकस ये गड़बड़ है, और वक्रता केंद्र पर नहीं, ध्रुव तथा फोकस पे ये है। उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस के द्वारा, देखो दोस्तों, ये अवतल दर्पण कर लो, ये दर्पण आपको दर्पण ही दिखेगा। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो दोस्तों सीधा होता है, आभासी होता है, छोटा होता है। बिल्कुल दोस्तों, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। उत्तर आपका डी हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड ऑन। तो दोस्तों देखो, यहाँ यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपसे ये पूछ रहा है, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यदि ऋणात्मक है, तो दोस्तों आ जाओ, सिंपल सी बात है दोस्तों। हम जानते हैं आवर्धन का सूत्र एक तो -v/u होता है, लेकिन इसे फंस जाओगे। अभी क्या है देखो, आपको हमेशा याद रखना, ऐसे कंडीशन में m बराबर में v/u होता है, u। ओके, अब आपको ये दोस्तों जानना है, एक होता है ये -v/u होता है, m बराबर -v/u होता है, या इसी को हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई और ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही होता है। हम इससे पकड़ेंगे। ठीक है, अब प्रश्न देखो क्या पूछा है। पूछा है प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, यानी देखो, आवर्धन आप जानते हो कि वस्तु तो हमेशा ऊपर रहेगा, वस्तु तो हमेशा ऊपर ही रहता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ऋणात्मक तब होगा
जब प्रतिबिंब प्रतिबिंब उल्टा बने, जब प्रतिबिंब उल्टा, तक क्योंकि ये वाला माइनस में रहेगा तब ना ये भी माइनस हो जाएगा। अरे भैया देखो, ऊपर वाला भी माइनस रहता, नीचे वाला भी माइनस रहता, ठीक है, तो ये कट के दोनों प्लस ना हो जाता। लेकिन माइनस कब होता, जब नीचे वाला प्लस है या ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस हो जाए। लेकिन हम जानते हैं नीचे में वस्तु की ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर की ओर रहता है। और दोस्तों ऊपर में निगेटिव होगा, तभी तो जा करके दोस्तों उत्तर आपका ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आवर्धन क्या है, उसका हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखो, आप जानते हो समतल दर्पण में वस्तु भी ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर, दोनों ही सीधा बनते हैं, ठीक है। अब ऐसे में जब सीधा रहेगा यानी ऊपर वो पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि इसका दोनों का आंसर देखा जाए तो ये पॉजिटिव ही आएगा। यानी दोस्तों समतल दर्पण तो नहीं होगा। अब आ जाओ अवतल दर्पण। अवतल पे आने से पहले उत्तल देख लो। उत्तल में क्या होता है, वस्तु भी ऊपर की ओर और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी कि काल्पनिक या आभासी, लेकिन वस्तु से छोटा, लेकिन बनेगा दोस्तों सीधा ही। जब सीधा बनेगा तो ऊपर हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, मतलब ये कि दोस्तों तब भी आवर्धन पॉजिटिव ही रहेगा। अब सवाल ये, अब बच गया खाली क्या, अवतल दर्पण। क्या रहेगा दोस्तों, अवतल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण में क्या है, अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि वस्तु क्या है, वस्तु हम दोस्तों जो रखते हैं ना, ये वाला तो प्लस ही रहेगा। लेकिन दोस्तों जब ये काल्पनिक बनाए, मतलब वास्तविक बनाएगा, तो ये उल्टा बनाएगा। ज्यादातर केस में ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। देखो माइनस हो गया, दोनों मिलके नेगेटिव हो गया। यानी कि आवर्धन नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, हमेशा दोस्तों किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। भैया ऋणात्मक का मतलब उसका प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, जो मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बन गया। और दोस्तों जो उल्टा बना है वो वास्तविक भी है, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। 34 नंबर आ जाओ। देखो यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रतिबिंब, देखो आधा टूट जाएगा तो क्या प्रतिबिंब आधा बनेगा, नहीं, तीव्रता घट जाएगी। मतलब जितना साफ दिखना चाहिए ना उतना वो साफ दिखेगा नहीं, लेकिन बनेगा पूरा, आधा नहीं बनेगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा, ठीक है। अवतल दर्पण का याद रखना दोस्तों, अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान, देखो क्या है, फोकस दूरी इसका कितना है, देखो ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों फोकस दूरी इसका क्या है, देख लो यहाँ, इसका फोकस दूरी देखो ध्यान से जरा। इसका दोस्तों ये है फोकस दूरी, ये वाला दूरी 10, कितना है, 10 है। और हम जानते हैं कि आवर्धन क्या बोल रहा है यहाँ पे, धनात्मक है। आवर्धन धनात्मक इसका तब हो सकता है जब प्रतिबिंब भी ऊपर हो और वस्तु भी ऊपर हो। और जब ये प्रतिबिंब सीधा तब होगा जब ये काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब यह पीछे होगा। अब देखो जब ऐसा केस आता है तो वस्तु को हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तभी तो जाकर के दोस्तों इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और वो पीछे बनता है, यानी आवर्धन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। तो देखो ये पॉजिटिव तभी आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, ये जो फोकस दूरी आप देख रहे हो, इसका मान जो है, यानी वस्तु की जो दूरी है, ये मैक्सिमम फोकस से पोल के बीच में रख सकते हैं। और इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 से ज्यादा पीछे जा नहीं सकते। तो इसमें उत्तर क्या है, 10 से हमेशा कम ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है, 10 से कम, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर पे आ जाओ। 36 नंबर ये कहता है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है, आवर्धन का काम कौन सा, फोकस, फोकस से ध्रुव की ओर आने में आवर्धन का मान क्या हो जाता है वो देखते हैं हम। आवर्धन का मान
क्या होगा बताओ, बढ़ता है कि घटता है? फोकस के से ध्रुव की ओर आने पर देखो, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। देखो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की। और देखो अवतल में क्या होता है, हम जानते हैं कि जब फोकस से ध्रुव की ओर हम बढ़ेंगे तो दोस्तों मतलब ये है कि हम मतलब वस्तु के बिल्कुल फोकस और पुल के यानी ध्रुव के बीच में वस्तु को रख रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो है आवर्धन का मान जो है, क्योंकि प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आवर्धन का मान बढ़ता है, यानी उत्तर आपका ए हो जाएगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, अवतल दर्पण में सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या है? चींटी जो है दोस्तों वो फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है, जैसे जैसे आगे जाएगा उसकी प्रतिबिंब बढ़ती जा रही है। क्योंकि दोस्तों सिंपल सा, चींटी की प्रतिबिंब सीधा है, अवतल दर्पण में सीधा है, इसी से आपको जान जाना चाहिए कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। ठीक है, और ये बढ़ती जा रही है, मतलब जितना आगे हम जाएंगे ध्रुव की ओर उतनी ये बड़ी होती जाएगी। तो फोकस और वक्रता केंद्र की ओर नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो ये आईना है, यदि फोकस है तो ये वक्रता केंद्र है, इधर की ओर जाएगी तो कहाँ से हो, तो उल्टा बनना चाहिए था, जबकि वो सीधी दिख रही है, नहीं इधर से इधर ही जा सकती है, यानी फोकस से ध्रुव की ओर जा रही है। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र नहीं, और वक्रता केंद्र से परे। देखो ये वाला ऑप्शन दोस्तों, यहाँ फोकस और आप भी कर लो, उत्तर आपको सही होगा। ये क्या है, फोकस, और फोकस से ये किधर जा रही है दोस्तों, ध्रुव की ओर जा रही है, फोकस से ध्रुव की ओर, और यही आपका सही उत्तर भी होगा, यानी 37 का बी नंबर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।